7 साल एक ही स्टॉक, एक ही 15 मिनट का टाइम फ्रेम और सिर्फ एक ही टेक्निकल इंडिकेटर। बिल्कुल। सुनने में शायद किसी मजाक जैसा लगे। हाँ, मतलब हमारे सामने गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी जीएमडीसी का जो 2019 से लेके 2026 तक का ट्रेडिंग डेटा और चार्ट्स का पुलिंदा है, वो सच में हैरान करने वाला है। और ये ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे बड़े मिथक पर सीधा प्रहार करता है। राइट। आम धारणा तो यही होती है ना कि मुनाफे के लिए रोज नई रणनीतियां खोजनी पड़ती हैं, अलग अलग स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जो डिकोड करने वाले हैं वो एक ही रणनीति को बार बार दोहराकर सफलता हासिल करने का एक बहुत ही ठोस दस्तावेज है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और इस डेटा की अहमियत सिर्फ इस बात में नहीं है कि ये एक ही स्टॉक पर केंद्रित है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक ट्रेडर के अनुशासन और मार्केट साइकोलॉजी का एक जीता जागता कच्चा चिट्ठा है। सही कहा। जब हम 2019 से 2026 तक के रिकॉर्ड्स देखते हैं तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि बाजार के अलग अलग दौर में, चाहे वो कम वॉलेटिलिटी का समय हो या भारी उथल-पुथल का, एक ही सेटअप कैसे काम करता है। ये महज कुछ चार्ट्स का संग्रह नहीं है। हाँ, ये तो है। ये तो एक पूरी जर्नी है। बिल्कुल। ये मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो के काम करने के तरीके का एक बहुत ही व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो चलिए सीधे उस कोर पैटर्न पर आते हैं जो इस पूरे डेटा की नींव है। हमारे पास जो gmdc.csv फाइल है उसमें 25 से अधिक बार एक ही लाइन दर्ज है, कंसोलिडेट नियर 10 EMA। 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राइट। 15 मिनट के चार्ट पर 10 EMA के करीब कीमत का ठहरना। 7 मई 2021 के चार्ट के नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है, EMA sorted gives trending signal। हाँ, वो पॉइंट बहुत क्रूशियल है। अब देखिए 10 EMA कोई बहुत जटिल इंडिकेटर तो है नहीं, लेकिन डेटा बार बार इस बात पर जोर देता है कि ये सेटअप मुख्य रूप से डाउन ट्रेंड मार्केट कंडीशन में इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, और यही चीज इसे खास बनाती है ना? मतलब गिरते हुए बाजार में खरीदारी का पैटर्न ढूंढना तकनीकी रूप से एक बहुत ही खतरनाक कदम माना जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि एक डाउन ट्रेंड के बीच ये 10 EMA इतना असरदार क्यों साबित हो रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि डाउन ट्रेंड में 10 EMA के पास कंसोलिडेशन का सीधा संबंध बाजार की लिक्विडिटी और ऑर्डर एब्जॉर्प्शन से है। अच्छा, लिक्विडिटी से कैसे? देखो, जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो मोमेंटम पूरी तरह से बेचने वालों के हाथ में होता है। हाँ। कीमत 10 EMA से काफी नीचे ट्रेड कर रही होती है, लेकिन जब कीमत वापस 10 EMA के पास आती है और वहां से फिर से नीचे नहीं गिरती। बिल्कुल, वहां से नीचे गिरने के बजाय एक संकरे दायरे में ठहर जाती है। तो ये मैकेनिकल रूप से एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब एक तरह से खरीदार एक्टिव हो गए हैं। हाँ, इसका सीधा अर्थ है कि बेचने वालों के जो मार्केट ऑर्डर्स आ रहे हैं उन्हें अब बड़े खरीदारों के लिमिट ऑर्डर्स द्वारा सूखा जा रहा है। ओहो, तो इसे एक स्प्रिंग या रबर बैंड की तरह देखा जा सकता है या फिर एक पिट स्टॉप की तरह। पिट स्टॉप, ये काफी अच्छा उदाहरण है। हाँ, मतलब जैसे एक रेस में गाड़ी रुकती है फ्यूल के लिए, वैसे ही गिरते हुए बाजार में जब कीमत 10 EMA पर आकर ठहरती है तो वो एक स्प्रिंग की तरह दब रही होती है, वो सप्लाई को सोख रही होती है ताकि एक बड़ा उछाल मार सके। बिल्कुल सही कहा आपने। 10 EMA एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब नोट्स में वो EMA सॉर्टेड का जिक्र है तो उसका तकनीकी अर्थ ये है कि छोटे और बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज अब एक सही क्रम में आ गए हैं। समझ गई। कंसोलिडेशन के दौरान जो स्मार्ट मनी या बड़े संस्थान हैं वे उसी स्तर पर अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। वे बाजार में अचानक कोई बड़ा ऑर्डर नहीं डालते। राइट, क्योंकि उससे तो कीमत एकदम से भाग जाएगी। बिल्कुल, इसलिए वो कीमत को 10 EMA के आसपास रखकर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते हैं, माल जमा करते हैं, और जब सेलिंग प्रेशर पूरी तरह खत्म हो जाता है तब वो ब्रेकआउट होता है। हाँ, तब जो ब्रेकआउट होता है वो सीधा और बहुत तेज होता है, क्योंकि अब रास्ते में कोई सप्लाई बची ही नहीं है। क्या बात है, ये ऑर्डर एब्जॉर्प्शन की थ्योरी इस पैटर्न को तो बहुत अच्छे से समझाती है, लेकिन सिर्फ पैटर्न को पकड़ लेने से रिटर्न तो नहीं बनता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल तो कहीं और है। वही तो, असली गणित तो रिस्क मैनेजमेंट का है। जब हम डेटा में रिस्क टू रिवॉर्ड यानी RR रेशियो देखते हैं तो वो बहुत ही असमान है, और शायद यही इस रणनीति की असल धुरी भी है। हाँ, डेटा के वो नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। जैसे 23 दिसंबर 2019 के ट्रेड में 1:6 का शानदार रिवॉर्ड दर्ज है। मतलब ₹1 के रिस्क पर ₹6 का मुनाफा। बहुत बड़ा रिटर्न है वो 15 मिनट के हिसाब से। 2.8 रहा। और फिर
23 सितंबर 2025 को 1:3 का मुनाफा मिला। देखो, ये असमानता ही किसी भी रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम की असली पहचान है। हर ब्रेकआउट कोई एक जैसा ट्रेंड तो नहीं बनाता ना। बिल्कुल नहीं। जब 1:6 का रिवॉर्ड मिलता है तो उसका सीधा मतलब है कि उस दिन सप्लाई पूरी तरह से गायब थी। खरीदारों ने बिना किसी रुकावट के कीमत को ऊपर धकेला। एक क्लीन मूव मिला। हाँ, लेकिन कोई भी सस्टेनेबल सिस्टम वो नहीं है जो सिर्फ 1:6 के छक्कों पर टिका हो। एक असली सिस्टम वो है जो तब भी सुरक्षित रहे जब बाजार आपकी उम्मीद के मुताबिक बर्ताव ना करे। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 11 जून 2021 और 29 जुलाई 2021 के जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो इस पूरे अध्ययन का मुझे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लगते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग वाले दिन, राइट? यहाँ नुकसान बुक करने के बजाय नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है, आफ्टर 1:2 ट्रेल एट कॉस्ट टू कॉस्ट। हाँ, मतलब जब बाजार ने वो 1:6 का बड़ा ट्रेंड नहीं दिया तो अपनी लागत पर यानी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या यही वो बचाव का तरीका है जो इस रणनीति को 7 साल तक जिंदा रखे हुए? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये पैसे बचाने के बारे में ज्यादा है। राइट, कैपिटल प्रिजर्वेशन। बिल्कुल। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग को अक्सर लोग बहुत हल्के में लेते हैं, एक साधारण बचाव का तरीका मानते हैं, लेकिन गणितीय रूप से ये एक रणनीति के जीवन काल को तय करता है। वो कैसे? जब 15 मिनट के चार्ट पर 10 EMA से ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम तुरंत आना चाहिए, क्योंकि सप्लाई तो खत्म हो चुकी है ना। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो अगर कीमत 1:2 तक जाकर संघर्ष करने लगे, रुकने लगे, तो इसका मतलब है कि बाजार में छिपे हुए सेलर्स आ गए हैं। वो जो हमारी एक्यूमुलेशन की थ्योरी थी वो अब कमजोर पड़ रही है। ओहो, मतलब जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा। राइट। और ऐसे में अपनी पूंजी को दांव पर लगाए रखना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। कॉस्ट टू कॉस्ट का नियम एक तरह से बाजार को दिया गया अल्टीमेटम है। अल्टीमेटम। हाँ, मतलब या तो तुरंत मोमेंटम दिखाओ और ऊपर जाओ, या फिर ये ट्रेड यहीं खत्म होगा बिना किसी नुकसान के। यार, ये एक बहुत ही आक्रामक डिफेंस है। मतलब बचाव ही असली हमला बन जाता है। अगर ब्रेकआउट फेल भी होता है तो पूंजी सुरक्षित रहती है। बिल्कुल। और ट्रेडर अगले दिन उसी 10 EMA पैटर्न को फिर से ट्रेड करने के लिए जिंदा रहता है। सही बात है। बिना इस नियम के जो ये 7 साल का इतना बेहतरीन डेटा है, वो शायद पहले 2 सालों में ही खत्म हो जाता, अकाउंटेबल हो जाता। निश्चित रूप से 1:2 के बाद रिस्क को शून्य कर देने से एक और फायदा होता है, आपका इमोशनल बायस खत्म हो जाता है। हाँ, वो जो डर होता है नुकसान का। बिल्कुल, कोई झूठी उम्मीद नहीं बचती कि शायद स्टॉक फिर से ऊपर चला जाए। ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रक्रिया बन जाती है। तो अब इस रणनीति की जो मैकेनिकल प्रक्रिया है उसे बाजार के एक और बड़े सच की कसौटी पर कसते हैं। मेरा मतलब है वॉल्यूम से। वो वॉल्यूम का डेटा तो इसमें बहुत ही कमाल का है। कमाल का, मैं तो कहूंगी ये चौंकाने वाला है। 2019 से लेकर 2026 तक GMDC के इस डेटा में वॉल्यूम का जो विकास या कहे विस्फोट दर्ज है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। शुरुआत के नंबर्स काफी छोटे थे। हाँ, 23 दिसंबर 2019 को जब इस पैटर्न ने 1:6 का रिवॉर्ड दिया था, तब पता है 15 मिनट की कैंडल का वॉल्यूम कितना था? सिर्फ 7 लाख। सिर्फ 7 लाख? राइट। और फिर 14 दिसंबर 2020 के नोट्स में लिखा है 1 CR वॉल्यूम इज इनफ फॉर इम्बैलेंस, मतलब 1 करोड़ का वॉल्यूम। लेकिन इसके बाद तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। हाँ, क्योंकि 1 करोड़ के वॉल्यूम को इम्बैलेंस यानी असंतुलन का कारण बताना ये दर्शाता है कि उस समय बाजार में खरीदारों और बेचने वालों के बीच लिक्विडिटी सच में बहुत कम थी। तो छोटे ऑर्डर्स भी बाजार हिला सकते थे। बिल्कुल, थोड़े से बड़े ऑर्डर्स भी बाजार की दिशा तय कर सकते थे। लेकिन जैसा कि हमारा डेटा दिखाता है, ये स्थिति हमेशा नहीं रही। माहौल बदल गया, बहुत भयंकर तरीके से बदला। 10 अक्टूबर 2023 के चार्ट पर 148 करोड़ का भारी वॉल्यूम दर्ज है। 148 करोड़? और रुके, 23 सितंबर 2025 तक आते आते ये आंकड़ा 182 करोड़ को छू लेता है। मैसिव एक्सपेंशन। और हालिया डेटा देखें तो 26 दिसंबर 2025 को 83 करोड़ और 29 जनवरी 2026 को 55 करोड़ का वॉल्यूम। ये नंबर बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा संशय में हूँ। मेरा एक बहुत ही तार्किक सवाल है आपसे। पूछिए। देखिए, आमतौर पर जब किसी स्टॉक में
7 लाख से उछलकर 182 करोड़ का वॉल्यूम आने लगे, तो इसका साफ मतलब है कि बड़े संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशंस और उनके एल्गोरिदम्स पूरी तरह से बाजार में आ चुके हैं। हाँ, बिना स्मार्ट मनी के इतना वॉल्यूम असंभव है। तो अक्सर ये माना जाता है कि जब भी भारी संस्थागत वॉल्यूम आता है तो छोटे रिटेल पैटर्न और साधारण इंडिकेटर्स टूट जाते हैं, ऑपरेटर्स उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। तो 182 करोड़ के इस भारी वॉल्यूम के तूफान में भी ये 15 मिनट का 10 EMA वाला इतना सीधा साधा पैटर्न फ्लॉप क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ज्यादातर ट्रेडर्स यही मात खाते हैं। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि ये सोचना कि भारी वॉल्यूम छोटे पैटर्न्स को नष्ट कर देता है, बाजार की संरचना की एक अधूरी समझ है। अच्छा। हाँ, जब हम 14 दिसंबर 2020 वाले इम्बैलेंस के कॉन्सेप्ट को 182 करोड़ के वॉल्यूम पर लागू करते हैं, तो हमें समझना होगा कि वो 182 करोड़ का वॉल्यूम किसी एक इंसान द्वारा एक ही सेकंड में नहीं लाया जाता। राइट, वो तो हिस्सों में आता होगा। बिल्कुल। संस्थागत निवेशक एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। उनका लक्ष्य होता है एक बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदना, लेकिन, और ये बहुत जरूरी लेकिन है, उन्हें ये खरीदारी इस तरह करनी होती है कि बाजार में अचानक कोई बड़ा उछाल ना आए, ताकि उन्हें खराब और महंगी कीमत ना मिले। एकदम सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो बड़े खिलाड़ी खुद 10 EMA जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल अपने ऑर्डर्स को धीरे धीरे प्लेस करने के लिए कर रहे हैं? ठीक यही हो रहा है। बड़े संस्थान VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या छोटे टाइम फ्रेम के EMA को बेसलाइन मानकर अपने एल्गोरिदम सेट करते हैं। ओहो। जब भी कीमत 10 EMA के पास आती है, उनका सिस्टम स्वचालित रूप से छोटे छोटे ऑर्डर्स ट्रिगर करता है। तो जो 15 मिनट का कंसोलिडेशन हमें चार्ट पर दिखाई देता है ना, हाँ, वो असल में उन बड़े संस्थानों की साइलेंट बाइंग या खामोश खरीदारी का फुटप्रिंट है। माय गॉड। तो वो 182 करोड़ का वॉल्यूम उस पैटर्न को तोड़ नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो भारी लिक्विडिटी उस 10 EMA के सपोर्ट को कंक्रीट की तरह मजबूत बना रही है। और जब वो इम्बैलेंस आता है, यानी जब उनका कोटा पूरा हो जाता है और वे बचे हुए ऑर्डर्स को मार्केट प्राइस पर उठाते हैं, तब वो विशाल ब्रेकआउट होता है। एब्सोल्युटली। यार, ये नजरिया तो इस पूरे डेटा को देखने का ढंग ही बदल देता है। मतलब 15 मिनट का 10 EMA पैटर्न महज कोई रिटेल इंडिकेटर नहीं है, बल्कि वो बड़े पैसे के काम करने के तरीके को पकड़ने का एक रडार है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, रडार। अब अगर हम इसी रडार को थोड़ा जूम आउट करें, तो माइक्रो से मैक्रो टाइम फ्रेम का एक बहुत ही दिलचस्प संबंध सामने आता है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 15 मिनट की बात की है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम की तस्वीर तो और भी रोमांचक है। बिल्कुल। GMDC के इस डेटा में इन छोटे ट्रेड्स के साथ साथ वीकली और मंथली चार्ट्स के नतीजे भी दर्ज हैं, और मैं आपको बता दूं वे आंकड़े विशाल हैं। मैंने वो प्रतिशत देखे हैं। एक जगह 282.55 रुपए की बढ़त के साथ 502% का भारी उछाल है, और दूसरी जगह तो 446.70 रुपए की बढ़त के साथ लगभग 800% यानी 794% की छलांग दर्ज है। देखिए, 500% और 800% का रिटर्न कोई सामान्य बाजार की हलचल तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो लाइफ चेंजिंग मूव्स हैं। हाँ, ये स्टॉक के बुनियादी स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है, जिसे हम मैक्रो ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। और इन बड़े ट्रेंड्स को कंफर्म करने के लिए नोट्स में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का भी विशेष उल्लेख किया गया है। वो बड़ी ट्रेंड्स को वैलिडेट करने के लिए होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है 4 मार्च 2022 और 11 जून 2021 के चार्ट्स में बार बार इस्तेमाल किया गया एक शब्द, सिमिलर लो। राइट, सिमिलर लो। इसका मतलब है कि कीमत हफ्तों या महीनों बाद भी ठीक उसी निचले स्तर से वापस घूम रही थी, एक मजबूत बेस बना रही थी। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो सिमिलर लो है, ये हमारे उस 15 मिनट के छोटे पैटर्न से कैसे जुड़ता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। देखिए, बाजार हमेशा एक फ्रैक्टल की तरह काम करता है। फ्रैक्टल थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब जो चीज बड़े टाइम फ्रेम पर होती है, उसकी शुरुआत हमेशा सबसे छोटे टाइम फ्रेम के पैटर्न से ही होती है। सिमिलर लो का बार बार बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। तो वो क्या है? ये दर्शाता है कि एक विशिष्ट प्राइस पॉइंट पर बहुत गहरी संस्थागत तरलता मौजूद है। जब स्टॉक हफ्तों बाद वापस उसी सिमिलर लो पर आता है, तो जो अर्ली सेलर्स होते हैं उन्हें लगता है कि अरे अब तो ये सपोर्ट टूटेगा। हाँ, रिटेल ट्रेडर्स अक्सर यही सोचते हैं। बिल्कुल, लेकिन असल में वहां फिर से बड़े पैमाने पर ऑर्डर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और वो एब्जॉर्प्शन सबसे पहले कहाँ दिखेगा? 15 मिनट के चार्ट पर 10 EMA के आसपास कंसोलिडेशन के रूप में। एकदम सही।
क्या बात है। तो इस सब का आखिरी मतलब क्या है? ये बहुत ही सटीक तरीके से दोनों छोरों को जोड़ देता है। एक 500% या 800% का जो मंथली सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, वो कोई रातों रात तो बनता नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसकी पहली ईंट वो 15 मिनट के चार्ट पर 10 EMA के पास का छोटा सा ठहराव ही होता है। मतलब वीकली चार्ट पे दिशा तय होती है, लेकिन एंट्री की टाइमिंग और रिस्क को शून्य करने की जो कला है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट वाली कला, हाँ, वो उसी छोटे टाइम फ्रेम से आती है जो उस 15 मिनट के माइक्रो बदलाव को पढ़ लेता है, वही उस मैक्रो लहर की शुरुआत को सबसे कम रिस्क के साथ पकड़ पाता है। और यही वजह है कि एक ही स्टॉक का 7 साल का ये डेटा इतना अमूल्य है। ये साबित करता है कि बड़े मुनाफे के लिए हर दिन एक नई स्टॉक या एक नई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। सही बात है। बाजार में अलग अलग टाइम फ्रेम्स एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है। वो 15 मिनट का 10 EMA उस बड़ी आग की सिर्फ एक चिंगारी है। तो अगर हम 2019 से 2026 तक GMDC के इस पूरे सफर को एक फ्रेम में रखकर देखें, तो सूचनाओं की इस भारी भीड़ में ये केस स्टडी एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी संदेश देती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि 7 लाख के वॉल्यूम से लेकर 182 करोड़ के भारी वॉल्यूम तक और 1:2 के एक साधारण मुनाफे से लेकर 800% के ऐतिहासिक उछाल तक बुनियादी सिद्धांत कभी नहीं बदलते। हाँ, मार्केट के नियम वही रहते हैं। चाहे वो 10 EMA के पास सप्लाई का सोखा जाना हो या फिर वो 1:2 के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके अपने डिफेंस को मजबूत बनाना हो। आज के समय में जहां हर तरफ रोज नई रणनीतियां बेची जा रही हैं, ये अध्ययन हमें बताता है कि एक ही चीज पर सालों तक टिके रहना और उसे मास्टर करना कितना फायदेमंद हो सकता है। अंततः यह डेटा एक ट्रेडर के उस विकास को दर्शाता है जहां ट्रेडिंग किसी रोमांचक खेल से बदलकर एक बहुत ही व्यवस्थित, थोड़ी उबाऊ लेकिन बेहद सटीक प्रक्रिया बन जाती है। उबाऊ लेकिन प्रॉफिटेबल, राइट? बिल्कुल। जब एक ही सेटअप को हजारों बार अलग अलग परिस्थितियों में परखा जाता है, तो वो महज एक रणनीति नहीं रह जाती, वो बाजार की भाषा को समझने का एक माध्यम बन जाती है। और यही बात एक बहुत ही गहरे विचार के साथ आज के हमारे इस विश्लेषण को खत्म करने का मौका देती है। हम सब बाजार में या जीवन के किसी भी जटिल क्षेत्र में रोज नए हैक या सीक्रेट्स ढूंढते रहते हैं। हमेशा एक नए शॉर्टकट की तलाश होती है। इंसानी फितरत है। बिल्कुल। लेकिन GMDC के इन 7 सालों के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ये सोचना लाजमी है, क्या असली सीक्रेट हर रोज नई रणनीतियां खोजना है, या फिर किसी एक ही स्टॉक या किसी एक ही विषय के स्वभाव को इतनी गहराई से समझ लेना है कि भारी वॉल्यूम और बाजार की भयानक उथल-पुथल के बीच भी उसकी हर चाल आपके लिए एक खुली किताब बन जाए। बहुत गहरी बात कही आपने। एक ऐसा सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और बाजार की उस खामोश भाषा को समझने की कोशिश करते रहिए।